नमस्कार दोस्तों, इतिहास गवाह है में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे मोहनदास करमचंद गांधी। इनके बारे में इतनी स्टडीज की जा चुकी हैं, हर सब्जेक्ट में इनके थॉट्स को, इनके एक्शंस को, इनके फिलॉसफी को एनालाइज किया गया है। जैसे अगर आप देखेंगे तो हिस्ट्री में इनकी बहुत बातें होती हैं, इनकी बातें पॉलिटिकल साइंस में बहुत ज़्यादा करी जाती है। गांधीयन थॉट एक अलग से एकेडमिक टॉपिक है एंड मुझे नहीं लगता कि गांधी से ज़्यादा किसी भी पॉलिटिशियन की रिसर्च और किसी भी पॉलिटिशियन का एनालिसिस और किसी भी पॉलिटिशियंस के बारे में इतना लिखा गया है, कहा गया है, क्रिटिसिज्म किया गया है, डिबेट्स किए गए हैं। एंड देयरफॉर आज के एपिसोड में पहले हम कुछ समय बिताएंगे यही समझने में कि क्या अलग अलग हिस्टोरियोग्राफी के जो स्कूल हैं, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, उनके गांधी को लेकर क्या विचार है। उसके बाद हम थोड़ा सा देखेंगे कि हम एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री कैसे एक बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव फॉर्म कर सकते हैं। सुनने वालों से मेरा एक रिक्वेस्ट यही रहेगा कि बहुत बार मैंने देखा है कि लोग पहले से ही कुछ ओपिनियन फॉर्म कर चुके होते हैं, स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू गांधी, और फिर वो जाकर कोई लिटरेचर, कोई टॉक, कोई पॉडकास्ट वगैरह सुन के अपने उस ओपिनियन को और स्ट्रांग बनाने की ही कोशिश करता है। इंस्टेड ऑफ दैट, माई रिक्वेस्ट टू द ऑडियंस वुड बी कि हम सब तरफ से समझे कि कौन क्या क्या कैसा कैसा कह रहा है गांधी के बारे में, और फिर उस हिसाब से अपने थॉट्स को हम फॉर्म करें। अगर हमें लगता है कि हमें ओपिनियन फॉर्म नहीं करना है तो कम से कम हम इतना पता कर ले कि कौन से प्रेवलेंट ओपिनियंस मौजूद हैं। जैसा कि मैंने कुछ पिछले एपिसोड्स में भी एक दो बार ये बात कही होगी कि हिस्ट्री का उद्देश्य जजमेंट फॉर्म करना नहीं है कि हम जाएं और एकदम से एक जजमेंट बना ले। हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा उद्देश्य होता है अपने आसपास की दुनिया की समझ डेवलप करना, क्योंकि जैसा मैं बार बार पिछले कुछ एपिसोड्स में भी कहा है, जैसा मणिकांत सर भी बार बार कहते हैं कि अगर हम अपने पास्ट को नहीं समझ सके तो हम अपने प्रेजेंट और अपने फ्यूचर को नहीं समझ पाएंगे। शायद यही एक सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है इस इतिहास गवाह है की जो सीरीज मॉडर्न इंडिया पे जो सीरीज है उससे करने का भी मैंने द बिगेस्ट रीजन इज कि हम थोड़ा अपने पास्ट में जाकर अपने इंडिया के पास्ट को समझें, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट्स प्रेजेंट। और इसी कॉन्टेक्स्ट में मुझे लगता है हमें गांधी को भी देखना चाहिए। अब क्या क्या हिस्टोरियोग्राफी स्कूल्स हैं और उनके क्या क्या विचार हैं, तो जैसा मैंने पहले के कुछ एपिसोड्स में, बहुत अर्ली एपिसोड्स में बताया था कि नेशनलिस्ट स्कूल, मार्क्सिस्ट स्कूल, सबऑल्टर्न स्कूल एंड इंपीरियलिस्ट स्कूल, ये चार मेजर स्कूल्स ऑफ हिस्टोरियोग्राफी है जब हम हिस्ट्री की, इंडिया की हिस्ट्री की बात करते हैं। तो क्या क्या कहा एक एक स्कूल ने, थोड़ा ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले नेशनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो नेशनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू क्रेडिट्स गांधी टू स्प्रेड नेशनलिज्म टू द लास्ट रंग्स ऑफ द सोसाइटी। भारत के कोने कोने में और समाज के, सोसाइटी के सबसे निचले स्तर में भी राष्ट्रवाद को फैलाने का श्रेय, क्रेडिट राष्ट्रवादी स्कूल, नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी गांधी को देता है। मार्क्सिस्ट स्कूल क्या कहता है। मार्क्सिस्ट स्कूल, जैसे हमने बताया, बहुत ज्यादा फोकस करता है क्लास स्ट्रगल पे, सोशल क्लास स्ट्रगल पे बहुत ज्यादा फोकस रखता है, और इन्होंने गांधी को मोस्टली एक बुर्जुआ लीडर के रूप में पेंट किया है मार्क्सिस्ट स्कूल ने। और बुर्जुआ लीडर का मतलब है कि ये मोस्टली मिडिल क्लास लीडरशिप को सिग्निफाई करते हैं गांधी, और ये एक मोस्टली मिडिल क्लास लीडर थे, और इन्होंने मिडिल क्लास ग्रुप्स के राइट्स के लिए ही मोस्टली काम किया।
नीचे वाले स्तर पे जो लोग थे उनके लिए ज्यादा काम नहीं किया, ऐसा मार्क्सिस्ट स्कूल का कहना पड़ता है। फिर तीसरा स्कूल है साम्राज्यवादी, विच इज इंपीरियलिस्ट स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। ये वही स्कूल है जो द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉलोनियलिज्म को भी डिनाई करता है। और इस स्कूल का कहना पड़ता है कि गांधी जो थे एक अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिशियन थे। अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिशियंस इसलिए थे क्योंकि जैसे इंपीरियल स्कूल ने कहा कि मिडिल क्लास लोगों को गवर्नमेंट जॉब्स चाहिए थी, गवर्नमेंट से विशेष रियायतें चाहिए थी, फेवर्स चाहिए थे, और गांधी उनके लीडर बन के उभरे। और उन्होंने मतलब इस तरीके से बोलता है इंपीरियल स्कूल कि ये एक सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्टर के रूप में उभरे, और इन्होंने फिर रीजनल कॉन्ट्रैक्टर्स को ढूंढा और उन्होंने रीजन्स में उन कॉन्ट्रैक्टर्स को प्लेस किया। एंड गांधी एक्टेड एज अ मिडिल मैन बिटवीन द ब्रिटिश and the regional contractors who were seeking to strengthen their positions. तो ये इंपीरियल स्कूल का थॉट है। और फाइनली सबाल्टर्न स्कूल का फंडामेंटल आर्गुमेंट ये होता है कि हम बहुत बार लीडर्स को कुछ ज्यादा ही तवज्जो दे देते हैं, हम कुछ ज्यादा ही वेटेज पुट कर देते हैं लीडरशिप पे, बट लार्जली मूवमेंट्स हैपन ड्यू टू द बॉटम अप प्रेशर। और यही बात सबाल्टर्न स्कूल ने कही है कि नीचे से पड़ने वाला जो प्रेशर था उसने गांधीवादी मूवमेंट में बहुत ज्यादा भूमिका निभाई। और बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स भी लाकर दिखाता है सबाल्टर्न स्कूल जिसमें ट्राइबल्स जो थे वो कहते हैं कि वो गांधीवादी मूवमेंट के लिमिट से जुड़ने के लिए तैयार नहीं थे, और बहुत बार लोगों ने अपने ढंग से आंदोलन करने का भी प्रयास किया। तो ये तो 4 स्कूलों का थॉट हो गया, 4 स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी जो गांधी जी के बारे में क्या कहते हैं ये हमने समझा। एक बैलेंस्ड अगर हमको सोचना चाहिए तो हमें यह समझना चाहिए कि द राइज ऑफ गांधी जी का राइज विच वॉज वेरी सडन। अगर आप देखेंगे कि 1915 में गांधी जी वापस आते हैं और 1920-1921 तक ही इज now he is suddenly the most prominent and well known leaders। तो ये जो सडन राइज ऑफ गांधी था उसमें उस समय के कॉन्टेक्स्ट, उस समय का जो टाइम था उसका भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा। हम देखेंगे कि कैसे उस समय के कॉन्टेक्स्ट हेल्प्ड इन द राइज ऑफ गांधी प्रोमिनेंट इन इंडियाज पॉलिटिक्स एंड नेशनल मूवमेंट। दूसरी बात, एक एक्सट्रीम उनको संत कहने की कोशिश करता है। बहुत सारे ऐसे विचारक हैं, बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जो उन्हें संत की संज्ञा या संत की उपाधि देने की कोशिश करते हैं, और दूसरे एक्सट्रीम पे उन्हें एक अपॉर्चुनिस्टिक डिप्लोमैट कहा जाता है। मेरे हिसाब से ये दोनों ही एक्सट्रीम पे जाना कुछ मतलब मेरे हिसाब से एक बैलेंस थॉट को रेलिंक्विश करने जैसा होगा। तो हम न तो उन्हें संत कह सकते हैं, न ही उन्हें एक अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिशियन कह सकते हैं। हम उन्हें यह कह सकते हैं कि ही वॉज अ सक्सेसफुल डिप्लोमैट जिन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स के नेचर को समझा। और क्या है इंडियन पॉलिटिक्स का नेचर? आई थिंक मैंने थोड़ा सा, हम लोगों ने पिछले एपिसोड में भी ये रेफरेंस डिस्कस किया है कि बहुत ज्यादा प्लूरलिस्टिक है इंडियन पॉलिटिक्स। और प्लूरलिस्टिक का मतलब क्या है कि यहां पे कास्ट इक्वेशन है, यहां पे रिलीजियस इक्वेशन है, यहां पे सोशल इक्वेशंस हैं, यहां पर आपको इकोनॉमिक इक्वेशन मतलब रिच और पुअर डिवाइड मिलता है, प्लस रीजनल डिवाइड मिलता है। तो ये जो है प्लूरलिज्म, ये इंडिया का प्लूरलिज्म गांधी ने शायद अच्छे से समझा और ही यूज्ड इट टू बेस्ट ऑफ the advantage for the national movement, and that is why it also contributed, that he understood the nature of India's politics and that could have contributed to his rise। तीसरा यह है कि उस समय तक अगर आप देखेंगे, अगर आप हम लोग जैसे ये एपिसोड्स अभी सुन रहे हैं तो हमको ये समझ में आता है कि the larger political context across the world at that time, and especially because the world was mostly dominated by European powers, was Machiavellian।
मैकियावेलियन, निकोलो मैकियावेली को मॉडर्न पॉलिटिक्स का फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिक्स कहा जाता है, और तब तो इसलिए भी कहा जाता था क्योंकि तब तक चाणक्य के अर्थशास्त्र को अच्छे से प्रकाशित नहीं किया गया था, उस पर लाइट नहीं पड़ी थी। और बाद में जब सबको ये समझ में आया कि चाणक्य ने अर्थशास्त्र में वो बातें बहुत बहुत मतलब करीब करीब ऑलमोस्ट 1500 ईयर्स पहले, निकोलो मैकियावेली के 1500 ईयर्स पहले ही कह दी थी, फिर तब इसलिए निकोलो मैकियावेली को फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिक्स कहा जाता है। अब जो बेसिक एलिमेंट ऑफ मैकियावेलीज अप्रोच वाज दैट पॉलिटिक्स इज अबाउट अपॉर्चुनिटी, और अगर अपॉर्चुनिटी कैप्चर करनी है तो आप कोई भी एक्शन ले अगर उस अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करने के लिए, तो सब कुछ जायज है। इस तरीके की पॉलिटिक्स उस समय प्रेवलेंट थी। उसके अगेंस्ट गांधी जी ने जो आइडिया था, जो सत्याग्रह था और जो अहिंसा का जो एक कॉन्सेप्ट था वो लाया, वो एकदम ही न्यू कॉन्सेप्ट था, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट उस समय इतना प्रेवलेंट नहीं था। तो इन्होंने धर्म, आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, इन सब का सहारा लेकर एक राजनीति में इसको लाना। देखिए, ये सब चीजें उस समय पॉलिटिकल डोमेन का पार्ट नहीं थी। अगर स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो इट वाज स्लाइटली आउट ऑफ द पॉलिटिकल डोमेन। जो स्पिरिचुअल लीडर्स थे वो शायद पॉलिटिकल लीडर्स नहीं बन पाते थे, बट गांधी जी ने इन दोनों को साथ में लाकर जो सत्याग्रह और अहिंसा का कॉन्सेप्ट लाया, इट वाज इन इटसेल्फ अ नॉवेल कॉन्सेप्ट and kind of against the Machiavellian idea of politics। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और फिर फाइनली हम देखते हैं कि उस समय वर्ल्ड में भी, खासकर साउथ ईस्ट एशियन रीजन्स में, हमको बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिनका राइज हुआ। माओ त्से सुंग हो गए, फिर उसके बाद हो चिन मिन हो गए वियतनाम में, डॉक्टर सुकर्णो। इन सब के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो गांधी जी कहीं ज्यादा फेमस हुए, कहीं ज्यादा लोकप्रिय हुए अपनी कंट्री में, और शायद यही कारण था, इसी लोकप्रियता के कारण उनको फादर ऑफ नेशन का भी टाइटल दिया गया। अब शुरू में हमको ये और भी समझना चाहिए कि जो मैंने कहा कि जो रैपिड राइज था गांधी का, उसका क्या रीजन था, क्या ऐसी चीजें थी विच कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द रैपिड राइज ऑफ गांधी इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो जैसे हमने लास्ट एपिसोड में भी कहा कि अराउंड 1915, 16, 17 थोड़ा सा कांग्रेस की पॉलिटिक्स वाज थोड़ा सा तितर बितर, इट वाज गोइंग अ लिटिल हेल्टर स्केल्टर, और एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप का एब्सेंस था। जैसा कि हमने देखा लास्ट बाय 1915 the moderate leaders had passed away and there was a lack of leadership, so that also contributed to the rise of Gandhi। जैसे अभी भी देख लीजिए, अगर हम अभी के करंट सिचुएशन में कांग्रेस एज अ पार्टी को देखते हैं तो वो ही हमको देखने को मिलता है कि देयर इज सम लैक ऑफ लीडरशिप, और इसी तरीके का माहौल उस टाइम भी था, एंड दैट कंट्रीब्यूटेड टू द राइज ऑफ गांधी इन इंडियन पॉलिटिक्स। देन द सेकंड बात, जो दूसरी बात यह थी कि हमने बहुत बार डिस्कस किया कि कांग्रेस का जो पॉलिटिक्स था वो बहुत ज्यादा शहरों तक लिमिटेड था, राइट। दूसरा, ये बहुत ज्यादा इंग्लिश डोमिनेटेड पार्टी थी। बहुत सारे इनके जो सेशंस वगैरह जितने होते थे, ये बहुत इंग्लिश डोमिनेटेड होते थे, और इसके कारण से अपने आप ही एक क्लास डिवाइड हो जाता था कि कॉमन मैन इन सेशंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता था या कनेक्ट भी नहीं कर पाता था। एंड आई थिंक गांधी acted as that bridge between the national dialogue, between a dialogue with the government and the कॉमन पीपल। उन्होंने इसका एक सॉल्यूशन ढूंढा अपने तरीकों से, जिससे कॉमन मैन अट्रैक्ट हुआ उनकी तरफ। देन बिफोर इवन कमिंग टू इंडिया, गांधी जी को एक लेवल पे कुछ
पॉपुलैरिटी, कुछ सफलता मिल चुकी थी, क्योंकि हम देखते हैं कि 1895-94 के अराउंड से लेकर 1914-15 तक उन्होंने साउथ अफ्रीका में जो पॉलिटिक्स ऑफ पेटिशन चलाया, जो साउथ अफ्रीका में उन्होंने अपने नए नए जो तरीके हैं उनका इन्वेंशन किया, उससे भी उनको एक लेवल की पॉपुलैरिटी मिल चुकी थी. एंड देयरफॉर व्हेन ही केम टू इंडिया इन द प्रेजेंस ऑफ द पॉलिटिकल वैक्यूम, दैट पॉपुलैरिटी हेल्प्ड हिम गेन मोर ट्रैक्शन विद द इंडियन पॉपुलेशन, इंडियन पीपल. फिर जो तीसरा चौथा रीजन एक ये देख सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था, राइट. और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हमको पता है कि डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स के बेसिस पे ब्रिटेन ने लड़ा था. बट पहली बार जब ऐसा हुआ तो लोगों को समझ में आने लग गया कि ये सब खोखली बातें हैं. लाइक द प्रॉमिस ऑफ डेमोक्रेसी, द प्रॉमिस ऑफ human rights is all all hollow, and that kind of turned people away from from the idea of aspiring towards adopting some western आइडियाज, वेस्टर्न इश्यूज. और इसलिए भी गांधी जी का जो एक क्रिटिसिज्म था, उन्होंने वेस्टर्न तरीकों का क्रिटिसिज्म करा, कंज्यूमरिज्म, कैपिटलिज्म, उससे भी लोगों को बहुत ज्यादा अट्रैक्शन हुआ, कनेक्शन फील हुआ, एंड दैट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द राइज ऑफ गांधी. एक वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का एक और इंप्लीकेशन क्या था कि टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ गया था, और जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तब बहुत ज्यादा डिमांड में गिरावट आई. जैसे वॉर होता है तो बहुत ज्यादा एक्सेसिव डिमांड्स हो जाती है बहुत सारी कमोडिटीज की, और इस कारण से लोगों को बहुत सारे एरियाज में फायदा भी होता है. बट जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो बहुत सारे लोग इससे अफेक्टेड हुए, एंड दैट ऑल्सो क्रिएटेड अ वेव ऑफ डिससैटिस्फैक्शन which actually led to Gandhi getting traction in the national politics. और फाइनली एक इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि बहुत सारी कॉलोनीज को फील होने लग गया था, जैसे मैंने कहा कि ब्रिटेन तो भाई ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी की बातें करके इसको लड़ रहा था, तो बहुत सारी कॉलोनीज अक्रॉस द कॉलोनियल एम्पायर ऐसा फील करने लग गई कि उनके साथ धोखा हुआ है. और अगर आप देखेंगे इसी समय पर इजिप्ट में साद जगलूल, जिन्होंने इजिप्शियन रेवोल्यूशन में एक मुख्य भूमिका निभाई इन 1919, फिर साउथ कोरिया में रेवोल्यूशन शुरू हो गई विच इज ऑल्सो कॉल्ड मार्च फर्स्ट मूवमेंट. चाइना में मे 4th movement which gave rise to Kuomintang party and Communist Party of China. और हमें पता ही है कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के समय ही रशियन रेवोल्यूशन हुआ इन 1917. तो देयर वाज दिस होल माहौल ऑफ मूवमेंट अगेंस्ट इंपीरियलिज्म इन कॉलोनीज दैट कंट्रीब्यूटेड अगेन टू द रैपिड राइज ऑफ गांधी इन इंडियन पॉलिटिक्स. अब एक फाइनली हम समझ लेते हैं, अगले एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे इनके जो इनिशियल मूवमेंट्स थे, जो इन्होंने आंदोलन चलाए, हम उन्हें डिस्कस करेंगे. बट आज हम फाइनली एक लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या थी ऐसी स्पेसिफिक स्कूल ऑफ थॉट, इनकी क्या विचारधारा थी गांधी की, जिसके कारण से इतना इम्पैक्ट ये कर पाए और इतने लोग इनसे जुड़ पाए. तो सबसे पहले तो सत्याग्रह. देखिए, अहिंसक प्रतिरोध हम आगे भी देखेंगे, बहुत सारे सत्याग्रह मूवमेंट में ये बहुत ही नई चीज थी. और क्या है अहिंसक प्रतिरोध? अहिंसक प्रतिरोध यह है कि भाई आप जो कहेंगे, आपके ऑर्डर जो आप हमें देंगे, हम उनको फॉलो नहीं करेंगे, बट एट द सेम टाइम वी विल बी वेरी वेरी पीसफुल अबाउट इट. एंड ऑनेस्टली, लाइक even if you in your daily life try this with someone, it is actually very very effective, because सामने वाला एक तो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि आप अहिंसा को यूज कर रहे हैं, एट द सेम टाइम्स यू आर नॉट एग्जैक्टली डूइंग व्हाट द गवर्नमेंट इज आस्किंग यू टू डू. तो ये बहुत ही एक अलग लेवल का, जैसे कहते हैं ना, टूल इंट्रोड्यूस कर दिया था, जो एक बहुत इफेक्टिव चीज इफेक्टिव साबित हुआ. दूसरा,
अहिंसा, देखिए कॉमन मैन इज नॉट वेरी गंगो अबाउट टेकिंग द वायलेंट अप्रोच ऑल द टाइम, राइट? तो इसलिए आप देखेंगे जो वायलेंट रेवोल्यूशनरीज होते हैं सोसाइटी में वो थोड़े कम संख्या में होते हैं। बट अगर आप अहिंसा की बात करें, अगर आप एक नॉन वायलेंट मूवमेंट की बात करें, तो सडनली लोगों को लगने लगता है कि हाँ, कोई कॉमन मैन भी ये सोच सकता है कि वो एक मूवमेंट का हिस्सा बन सकेगा। तो यह अहिंसा बिकेम एन इंस्ट्रूमेंट टू ब्रिंग इन कॉमन पीपल इनटू द नेशनल मूवमेंट। तीसरा, गांधी जी ने एक ट्रस्टीशिप की हाइपोथेसिस दी। और क्या है ट्रस्टीशिप की हाइपोथेसिस? ट्रस्टीशिप की हाइपोथेसिस का सिंपल मतलब यह है कि उन्होंने कहा कि जो लोग प्रिविलेज्ड हैं, वेल्दी हैं, they should act as trustees of their wealth and resource for the benefit of less fortunate। और इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से voluntary redistribution of wealth and promoted a sense of responsibility amongst the affluent people in India। ये काम जो इन्होंने एक बहुत करा, आप देखेंगे आगे चल के विनोबा भावे जो भी एक गांधीयन थे, उन्होंने जो भूदान आंदोलन किया था उसका भी आइडिया यही था कि वॉलंटरीली ही अपनी जमीन लोगों में आप रीडिस्ट्रीब्यूट कर दो। जमींदारों को उन्होंने जाकर यह रिक्वेस्ट करी कि वॉलंटरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड आप करिए। और यही जो आइडिया था, दैट आइडिया वाज आल्सो बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ ट्रस्टीशिप दैट गांधी गेव टू द दैट गांधी इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडियन पॉलिटिक्स। एंड फाइनली इन्होंने बहुत ज्यादा कड़ी आलोचना करी वेस्टर्न कल्चर की और जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल सेटअप था उसकी। क्योंकि देखिए इंडिया में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हुआ, एक्चुअली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से इंडिया को ज्यादा एक्सेलरेटेड नुकसान ही हुआ था। और इसलिए जो लोग पीछे छूट गए थे इस दौड़ में, उनको गांधी की फिलॉसफी और इस बात से, इस क्रिटिसिज्म जो उन्होंने वेस्टर्न कल्चर का किया, उससे बहुत ज्यादा कनेक्शन फील हुआ। एंड दैट ऑल्सो काइंड ऑफ was a very specific thought process that Gandhi introduced in the national movement। आज हम यहीं थोड़ा सा पॉज लेंगे, अगले एपिसोड में हम इसी से ही बिल्ड करेंगे और जो इनिशियल सत्याग्रह मूवमेंट थे, जैसे खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह और जो अहमदाबाद मील सत्याग्रह, इन ये जो 3 इनिशियल मूवमेंट्स थे, इनको हम अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैंने कहा, गांधी के बारे में बहुत मटेरियल अवेलेबल है, मतलब इनके ऊपर पूरी एक क्या ऐसी बहुतों सीरीज क्रिएट की जा सकती है। बट फॉर जस्ट फॉर द सेक ऑफ कीपिंग इट लिमिटेड to the domain and discussion of Indian national movement and this particular podcast series, we will go into more into the satyagrah movement that and different movement that Gandhi led in the Indian national movement। आप लोगों का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Until next time, जय हिंद।